अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ग्लोबली जो है वो इन्वायरमेंट के चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और उनमें से जो 10 बड़े चैलेंजेस होंगे उनको हम मिटिगेट करने के लिए, पूरा करने के लिए, या उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे हम जो है इस लेक्चर में बात करेंगे। UN 2030 जो एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका गोल ये है कि वी हैव टू अचीव अ वर्ल्ड दैट इज़ फेयर, मोर प्रॉस्पेरस एंड मोर रिस्पेक्टफुल ऑफ द इन्वायरमेंट। कि हमने इस इन्वायरमेंट को जो ख़राब होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है, हमने उसे प्रॉस्पेरस भी बनाना है, सस्टेनेबल भी बनाना है और रिस्पेक्टफुल भी बनाना है हमने अपनी इस कम्युनिटी को, ताकि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सेव रह सके। इसमें डिफरेंट जो 10 चैलेंजेस हैं उनको इसमें बात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज़ द क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती हैं जो इंटरलिंक्ड है। एक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये काज है, क्यों इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में गैसेस का जो है वो वहाँ पे एडअप हो जाती हैं, और वो गैसेस जो होती हैं वो रेडिएशन को इस हमारी स्ट्रेटोस्फेयर से या ट्रोपोस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से इस ग्लोब का, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज़ होता जा रहा है, जिस वजह से जो है वो हीट वेव आती हैं, डिफरेंट जो हैं वो डिज़ास्टर्स आते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं। तो अभी ये जो अभी पाकिस्तान इस हीट वेव को फेस कर रहा है, आपको पता है कि अब लास्ट 2-3 डेज से जो है वो टेम्परेचर 47-46 तक जा रहा है, और ये जो सबसे बड़ी जो आपके पास एग्जांपल है कि ग्लोबल वार्मिंग इस तरह से हो रही है। दिस ग्लोबल वार्मिंग इज़ ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन with according to UN have increased almost 50% since 1990s। 1990 से लेकर अब तक जो है वो almost 50% इसका जो एमिशन है वो ज़्यादा हो चुका है। दिस इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज़ ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो वो ग्रीन हाउस गैस है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ये हीट वेव्स को एमिट होने से जो है वो रोकती हैं, जिसकी वजह से ग्लोब का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है, और दैट इज़ इफेक्टिंग मिलियंस ऑफ द पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स बाय काजिंग मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स लाइक ड्राउट। डेफिनेटली टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो इससे ड्राउट भी आता है, फायर्स एंड फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर भी हो जाते हैं और फ्लड्स भी आते हैं। सेकेंड जो बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज़ द pollution problem and their effects on the health. The World Health Organization WHO estimate that 90% of the humanity breathe in polluted air। और आपको बताया था कि जब भी पोल्यूशन की बात होगी तो जो सबसे बड़ी पोल्यूशन है दैट इज़ द एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन की वजह से 90% जो डेथ्स हैं ह्यूमन की वो इस वजह से होती हैं, जो पोल्यूटेड एयर की वजह से। सो इट्स कॉलिंग फॉर द रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन टू कट रेट ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस एंड प्रिवेंटिंग 7 मिलियन डेथ्स अ ईयर। एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 7 मिलियन डेथ जो है वो इस पोल्यूटेड एयर की वजह से होती है। कंटेमिनेटेड वाटर, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, इज आल्सो कॉज ऑफ द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम एंड 5 मिलियन डेथ है ईयर, ये उससे सेकंड होता है। ये ऑलमोस्ट 5 मिलियन डेथ है ईयर जो है वो इसकी वाटर पोल्यूशन की वजह से रिकॉर्ड होती है। तो ये जो पोल्यूशन है इनको कंट्रोल करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक इन्वायरमेंटल चैलेंज है इस पूरी यूनिवर्स के लिए। UN advocates eliminating dumping and minimizing the use of the chemicals and treating more waste water। हम वाटर को वेस्ट नहीं करें बल्कि इसको ट्रीट करके रीयूज़ कर सकते हैं। थर्डली अगर देखें तो दैट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज प्रोटेक्टिंग द ओशन प्रोटेक्टिंग द ओशन एक्चुअली फ्रॉम द पोल्यूशन, एंड दैट पोल्यूशन इज द वेस्ट पोल्यूशन आर द वेस्ट वाटर पोल्यूशन। अब इस वेस्ट पोल्यूशन में जो सॉलिड वेस्ट आएगा दैट इज द प्लास्टिक। आप देखते हैं बीच के ऊपर लोग जाते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ पे अपने बैग बोटल्स फेंक के आ जाते हैं। तो ये जो है ये भी इस वाटर को, इस ओशन को, इस रिज़र्व को, इस रिसोर्स को, जो हमारी ग्लोब का ये जो रिसोर्स है इसको जो है वो पोल्यूट कर रहे हैं। या फिर ये कि बहुत से कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि उनका जो पोल्यूटेड वाटर होता है, सीवेज जो स्लज वाला वाटर, इस तरह से वो इन ओशन के अंदर डंप कर दिया जाता है। तो इस वजह से इनकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो डैमेज हो जाती है, और इसकी वजह से कुछ डैमेजेस होते हैं। डंपिंग द पोल्यूटेंट, डंपिंग द वेस्ट वाटर, फ्यूल स्पिल्स, ऑयल स्पिल भी हो जाता है। जो बहरी जहाज़ यहाँ पे शिप्स जो हैं वो ऑयल लेकर आ रहे हैं, अगर उनमें लीकेज हो जाएगी ऑयल की तो ऑयल स्पिल से भी जो है वो इस ओशन का जो रिसोर्स है ये भी ख़राब हो जाता है।
यूएन कॉल्स फॉर द इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट लाइक रिडक्शन ओवरफिशिंग को रिड्यूस करना चाहिए, इस पोल्यूशन का एडिशन जो इसको रिड्यूस करना चाहिए, और एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब है कि ये ओशन जो है इसकी पीएच कम हो जाती है। जब इस किसी भी इन्वायरमेंट की पीएच कम हो जाएगी तो उसके जो रेजिडेंट होंगे, उसके जो हैबिटेट होगा वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि उसके में जो रहने वाली कम्युनिटी है वो इस स्पेसिफिक सेट ऑफ पीएच पे जो है वो रह रही हैं। अगर इससे पीएच जो है वो वेरी करेगी तो इस वजह से वो जो इसकी लाइफ होगी, लाइक इसमें फ़िश हैं, एक्वेटिक जो भी लाइफ है वो डैमेज हो जाएगी। तो हमें इसकी एसिडिफिकेशन को, इसकी पोल्यूशन को और यहाँ पे ओवर फिशिंग को जो है हमने मिनिमाइज़ करना है, सो हम इस ओशन को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकेंगे। फोर्थ में देखें तो हमारे पास प्रॉब्लम है द एनर्जी ट्रांजिशन एंड रीन्यूएबल्स। हमने एनर्जी को ट्रांजिट करना है, मतलब एनर्जी को स्विच करना है, चेंज करना है। हम कहाँ जाएंगे? चेंज करने के लिए हम ये करेंगे कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है। ग्रीन हाउस गैसेस में हमने पहले पिछली सेकंड स्लाइड में देखा था कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एमिशन हो रहा है क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम पेट्रोल को, कोल को, गैस को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उनकी जगह पे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए ये ग्रीन एनर्जी सोर्सेज लाइक बायोमास, बायोगैस, सोलर, जियोथर्मल, विंड एनर्जी या वाटर हाइड्रो पावर स्टेशन है इनको यूज़ करेंगे, या फिर ग्रीन एनर्जी सेविंग अप्लाइंसेस घर में यूज़ करेंगे, तो इससे हम जो है वो एनर्जी को सेव कर सकेंगे। और जो हम एनर्जी लेते हैं जिन सोर्सेज से, हम उनसे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो कम कर सकेंगे। दिस सिचुएशन रिक्वायर एन एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड द क्लीनर, मोर एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट मॉडल बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ये वाले वो वाले एनर्जी सोर्सेज हैं जो रीन्यूएबल हैं, जो अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल हैं। तो हमें जो है वो पेट्रोल से, कोल से, नेचुरल गैस से, इन सोर्सेज के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाना चाहिए, ताकि ग्रीन हाउस गैसेज है इनका एमिशन जो है वो कम हो सके। फिफ्थ में देखें सस्टेनेबल फूड मॉडल। हमें वेजिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि ये जो वेजिटेरियंस होते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इंटेंसिव फूड प्रोडक्शन नहीं करते। यहाँ पे हम इंटेंसिव फूड प्रोडक्शन की वजह से इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। इंटेंसिव फूड प्रोडक्शन हमें नहीं करनी चाहिए। हम एक हमारे पास सॉइल भी जो है वही भी हमारा एक रिसोर्स है। अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा केमिकल, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से वो जो हमारा रिसोर्स है सॉइल वो भी ख़राब हो जाएगा, वो भी डिग्रेड हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी इन्वायरमेंट जो वो ख़राब हो जाएगा। इंटेंसिव फूड प्रोडक्शन हार्म्स द इन्वायरमेंट बाय डिप्लीटिंग द सॉइल। हम सब सॉइल को डिप्लीट कर देंगे एंड डैमेजिंग द मैराइन इकोसिस्टम। अगर हम फ़िश ज़्यादा कैच करते हैं तो डेफिनेटली हमने ओवर फिशिंग करके, हमने पीछे ओशन को रिसोर्स में देखा था कि हम उसको भी हमें ख़राब नहीं करना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज हैज पुट फूड सेफ्टी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एट रिस्क। देखें, अगर हम सॉइल से बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फर्टिलाइज़र, केमिकल्स अप्लाई करके ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उस रिसोर्स को, तो वो भी डैमेज हो जाएगा। इसी तरह ओवर फिशिंग हम कर रहे हैं तो इस वजह से वो जो सोर्स है उसकी जो कैपेसिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें ये दोनों चीज़ काम नहीं करने चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? द UN considers it essential to change the food production model and our food habit, including a more plant-based diet featuring local ingredient to save energy and to reduce carbon dioxide emission. Protecting the biodiversity, ये 6 नंबर पे प्रॉब्लम है। We have already lost 8% of the known animal species and 22% at risk of extinction due to the mainly in the destruction of their natural habitat। अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो इस वजह से ये जो स्पीशीज़ हैं, ये कम्युनिटीज़ हैं, ये जो है वो डिस्ट्रॉय होती जाएंगी, लॉस्ट होती जाएंगी, क्योंकि उनका हैबिटेट लॉस्ट हो जाएगा तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। द UN हैज़ कॉल्ड फॉर कंक्लूसिव एक्शन टू पुट टू एन एंड दीज थ्रेट्स। हमें ये जो डिफॉरेस्टेशन है, इनको, ओवर फिशिंग को, एसिडिफिकेशन, ये देखें ये एसिडिफिकेशन अब अगर ओशन कर रहे हैं तो इस वजह से, या ओवर फिशिंग की वजह से ये जो हमारा फ़िश है, ये जो हमारा ओशन रिसोर्स है, ये ख़त्म हो जाएगी। हैबिटेट लॉस, अगर हम ये देखें यहाँ पे ये डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो ये बर्ड्स कहाँ जाएंगे, ये हमारे पास जो वाइल्ड एनिमल हैं ये कहाँ जाएंगे, तो हमें इनको भी रोकना चाहिए। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अपना वेस्ट वाटर या फिर ये केमिकल जो हैं वो इस
या बोटल्स जो हैं वो ओशन में, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, सॉलिड वेस्ट उसके अंदर डाल रहे हैं या लिक्विड वेस्ट उसके अंदर डाल रहे हैं, तो हमारा ये ओशन रिजर्व ये भी ख़त्म होता जाएगा और इसकी वजह से भी ये जो फ़िश है ये डैमेज हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, किसी भी कम्युनिटी का हैबिटेट जो उसको डिस्ट्रिक्शन नहीं करनी, उसको ख़त्म नहीं करना। अदरवाइज फॉरेस्टिंग से, डिफरेस्टेशन से, ओवर फिशिंग से, केमिकल एडिशन से, पीएच लोअरिंग से लैंड या फिर वाटर इकोसिस्टम जो है वो ख़त्म होता जाएगा। The UN has called a conclusive action to put to an end these threats and conserve our natural heritage, including our increasingly threatened forest। हमें अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने पे सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। 7th नंबर पे देखें, द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। अब हमें जो एंड मोबिलिटी, हमने अगर अर्बन डेवलपमेंट करनी तो उसको भी सस्टेनेबल बेसिस पे लेकर जाना है। अभी तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन है, जो कि 2030 तक जो है वो 8.5 बिलियन तक हो जाएगी और इतने ज़्यादा लोगों को जो है अकोमोडेट करने के लिए डेफिनेटली हाउसिंग की ज़रूरत है। और अब हमें जो है वो हॉरिजेंटल नहीं बल्कि वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जाना चाहिए। ये देखें, ये वर्टिकल हाउसिंग इसे कहते हैं, जिसमें 2-3 मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं, ये मल्टीपल स्टोरीज होती हैं बिल्डिंग, तो हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ग्रीनरी या ग्रीन बेल्ट, इसके लिए भी पोर्शन जो है ये देखें यहाँ पे, ये ट्री प्लांटेशन इसकी तरफ ही हमें ये कहते हैं कि ये कंक्रीट का जंगल नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसके साथ ट्रीज़ का फॉरेस्ट जो है ये वाला ये भी रखना चाहिए। कंक्रीट फॉरेस्ट नहीं बल्कि ये ट्रीज़ और ग्रीनरी ये वाला फॉरेस्ट भी हमें साथ लेके जाना चाहिए। इस तरह की जो डेवलपमेंट होगी उसको कहते हैं अर्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। द मेट्रोपोलिस ऑफ द फ्यूचर विल नीड टू बी कॉम्पैक्ट, सेफ, इकोलॉजिकल एंड एनर्जी के एफिशिएंट होनी चाहिए, विद मोर ग्रीन स्पेसिस, मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बिल्डिंग। यहाँ पे अगर बिल्डिंग्स होंगी तो वो भी एयर ही होनी चाहिए और उनके अंदर जो है वो एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस यूज़ करें, उसका जो स्ट्रक्चर है या उसका डिज़ाइन है वो भी एनर्जी एफिशिएंट यूज़ करना चाहिए हमें। ये 5 पिलर दिखाए गए हैं सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए, ये देखें यहाँ पे ये ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे अभी जो न्यू कॉलोनीज बन रही हैं उनमें भी उन्होंने नया एक ग्रीन बेल्ट इसमें छोड़ा होता है, तो उसकी वजह से ग्रीन बेल्ट भी होना चाहिए। गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्पेशल डेवलपमेंट होनी चाहिए, अर्बन प्रॉस्पेरिटी के लिए उसको मेंटेन रखना चाहिए, एंड सोशल इंक्लूजन के लिए इन सबको जो है वो ये 5 पिलर्स अगर मेंटेन रखेंगे तो दैट विल बी द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। 8 नंबर पे देखें तो हाइड्रिक स्ट्रेस एंड वाटर स्कार्सिटी, यानी कि वाटर का जो रिसोर्स है हमें उसको कंजर्व करना चाहिए, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको रीयूज़ कर लेना चाहिए। द लैक ऑफ दिस रिसोर्स वाइटल टू द ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट एंड अफेक्ट मोर देन 40% द वर्ल्ड पॉपुलेशन, एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ वाटर यूज्ड इन द प्लांट मोस्ट एरिड कंट्रीज। एरिड कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे 70% यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं वाटर, और उनके जो क्रॉप का जो पैटर्न होता है उसको भी उन्होंने चेंज करना चाहिए। अगर वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है तो उनको राइस प्लांटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए और उनको शुगर कैन प्लांटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राइस और शुगर जो है ये सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरिंग प्लांट्स हैं, वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स हैं, तो हमें उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, उनको मॉडिफाई कर लेना चाहिए। The responsible use of the hydrological sources will improve the food and energy production as well as protecting the biodiversity of our water ecosystem and helping us to solve slow climate change। तो हमें इस वाटर को भी रिजर्व करना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डोंट वेस्ट, ये यहाँ पे रिस्पेक्ट लाइफ, क्योंकि ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट पोल्यूट इट, इसको पोल्यूट नहीं करना चाहिए। पे फॉर द वाटर सर्विसेज, हमें अगर वाटर अगर लेते हैं तो हमें उसके लिए इसको पे भी करना चाहिए। एंड इन्वायरमेंटल एक्शन, हमने इसको सेव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। 9th नंबर पे इसी ग्लोबली जो हमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस हो रही हैं उनमें 9th नंबर पे हमें एक्सट्रीम मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना, लाइक यहाँ पे ड्राउट है, यहाँ पे हॉरिकेन्स, टोर्नेडोज़ या कुछ ऐसे जो हैं वो ओशनिक डिज़ास्टर्स हैं। ये शो किया गया हीट वेव। आजकल आप कराची में ये वाली पिक्चर्स देखते होंगे, कराची के लिए जब न्यूज़ चलती हैं तो यहाँ पे हीट वेव, हीट शॉक की वजह से ये लोगों को जो है वो इस तरह से उनके सरों में पानी डाल के उनको जो है वो हीट वेव से बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड जो सडन टेम्परेचर होता है, जैसे यहाँ पे आजकल लिया में भी चल रहा है, तो इस वजह से जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको हीट वेव कहते हैं। तो इसके इफ़ेक्ट से एलिमिनेट करने के लिए लोगों को स्ट्रीट्स के अंदर जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं।
Global warming is causing increasingly frequent, intense and devastating drought, hurricanes, heat waves, keeping the temperature stable as well as improving our capacity to respond to the climate emergencies. हमारी ये इस एमरजेंसी को डील करने के लिए ये सर्विसेज चल रही हैं. इसके साथ साथ हमें यही सर्विसेज नहीं बल्कि फॉरेस्टेशन भी करनी चाहिए. एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन की तरफ जाना चाहिए. हमें सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट करनी चाहिए. हमें अपने एनर्जी सोर्सेज जो उनको स्विच करना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है इस मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना जो एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है इसको जो है वो मिटिगेट करना है या इसको कम करने के लिए ज़रूरी होगा. The last one, the 10th, the overpopulation and waste management. Yes, population is increasing. जैसे लास्ट स्लाइड में भी बात हुई कि ऑलमोस्ट जब वो 8.5 बिलियन तक चली जाएगी 2030 में. अब इन 2030 में जो 8.5 बिलियन होंगे उनके अर्बनाइजेशन के लिए, उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनकी हाउसिंग के लिए, उनके एनर्जी नीड को पूरे करने के लिए डेफिनेटली हमें ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए. ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की तरफ जाना चाहिए. ज़्यादा माइनिंग करनी पड़ेगी. बट हम इसके साथ साथ कोशिश करें कि हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल है उसको 3R स्ट्रेटजी से, दैट इज़ द रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज़, हम इस तरह जो है ना वो इसको लेकर चलें ताकि हम जो नए रिसोर्सेज हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है, उनकी जो एक्सट्रैक्शन है उसको रिड्यूस कर सकें और उन्हीं रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनको रीयूज़ और रीसाइकिल कर सकें. इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट पार्क्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, हॉल्स के अंदर जो इस तरह की डिफरेंट कलर की बकेट्स लगा के इनके ऊपर टैग कर सकते हैं कि जो पेपर वेस्ट है वो इसके अंदर डालें, जो ग्लास है वो इसके अंदर डालें, जो वेजिटेबल्स हैं वो इसके अंदर डालें, इस तरह से ये प्लास्टिक है वो इसके अंदर डालें. तो इस तरह से हम डिफरेंट इनको टैग करके इस तरह से जहाँ प्लास्टिक रिसाइकिल होनी है वो यहाँ पे ये वाला बिन ही सिर्फ रेड वाला, अगर हमने रेड वाले को टैग किया हुआ प्लास्टिक के लिए तो ये वाला उठा के ले जाएंगे. तो इस तरह से वो प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकेंगे. ये सॉर्टिंग स्ट्रेटजी है. इसमें सॉर्ट हमने कर लिया या अलग-अलग कर लिया इन वेस्ट को और इस तरह से हम जो है वो इनको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं. तो इससे हमारी जो एनर्जी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सेव रहेंगे. तो हमें ये भी करना चाहिए. जी बेटा, व्हाट विल बी द सोसाइटी बी लाइक 2030? अगर हम ये सारे कुछ करते हैं तो हमारे लिए क्या होगा. इसमें मोबिलिटी के लिए यहाँ पे ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फ्यूल्ड कार दिखाएगी. यहाँ पे ये ऊपर स्विच है. We will get around in shared electric cars equipped with algorithm that optimize the route to reduce consumption. अर्बन प्लानिंग, ये अर्बन प्लानिंग में देखें ये रूफ टॉप गार्डन नज़र आ रहा है यहाँ पे. तो हमें अर्बन प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए. ये ग्रीनरी यहाँ साथ साथ भी नज़र आ रही है और ये रूफ टॉप के ऊपर ये गार्डन भी नज़र आ रहा है. तो रूफ टॉप गार्डन, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, अर्बन वेजिटेबल्स गार्डन विल बी फाउंड ऑन द रूफ टॉप ऑफ द स्ट्रीट्स. एग्रीकल्चर में क्या होगा, द रिडक्शन इन द लाइफ स्टॉक फार्मिंग, क्योंकि हमें जो है वेजिटेबल्स के ऊपर शिफ्ट होने के लिए होना चाहिए. एंड इट विल बी हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रिफॉरेस्टेशन एंड विल फ्री मोर लैंड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द फूड. कंजप्शन के लिए यहाँ पे ये देखें, ये वही इसी तरह से 3 ये बकेट डिफरेंट कलर की लगाई हुई हैं. हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं. सिंगल यूज़ प्लास्टिक विल हैव डिसअपेयर्ड और हमें जो है वो इस तरह से रीयूजेबल जो प्लास्टिक है उनको यूज़ करना चाहिए. फूड प्रोडक्शन की तरफ जाएँ तो वी विल ईट मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड लेस मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. तो ये अगर हम सस्टेनेबल सोसाइटी की तरफ जाते हैं जो 2030 में हम इन चैलेंजेस को मिटिगेट कर सकते हैं तो हमारी सोसाइटी जो है वो इस तरह से होगी. थैंक यू बेटा. ये जो 10 चैलेंजेस थे क्लाइमेट इन्वायरमेंटल वो आपके साथ शेयर किए. इनमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा. थैंक यू सो मच बेटा.